तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 10th का, जिसका नाम है भोली। हम जानेंगे कि किस तरीके से भोली को अपनी फैमिली में हमेशा नेग्लेक्ट किया जाता था और किस तरीके से उसकी टीचर उसके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनी और उसने अपनी टीचर को फॉलो किया और किस तरीके से ये जेंडर स्टीरियोटाइप सोसाइटी के अगेंस्ट में जाकर उसने अपनी आवाज़ को यानी अपनी वॉइस को रेज किया। तो हम भोली की पूरी स्टोरी के बारे में जानेंगे। फ्रॉम हर चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही भोली वॉज नेग्लेक्टेड हर होम। भोली को बचपन से ही अपने घर में नेग्लेक्ट किया जाता था। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर? तो उसकी टीचर ने उसके अंदर स्पेशल इंटरेस्ट क्यों दिखाया? डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस? क्या जो भोली है अपनी टीचर की एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरी उतर पाएगी? हर नेम वॉज सुलेखा। उसका नाम सुलेखा था, यानी हम भोली की बात कर रहे हैं। भोली का नाम क्या था? सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड, पर उसके बचपन से, एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। पर बचपन से उसे किस नाम से बुला रहे थे? भोली के नाम से बुला रहे थे। द सिंपल टोन। भोली मतलब सिंपल टोन, मतलब एक ऐसा बच्चा जो ज़्यादा चालाक ना हो ना, भोला। जैसे हम नाम रख देते हैं बच्चे के बचपन में अपीयरेंस पे, जैसे कोई मोटा सा है तो उसका गोलू रख दिया, तो उसी तरीके से वो बहुत भोली थी, बहुत ज़्यादा क्लेवर नहीं थी, इसलिए उसका नाम उसके पेरेंट्स ने भोली रख दिया था। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नम्रदार रामलाल। और वो क्या थी अपनी फैमिली के अंदर? शी वॉज द फोर्थ डॉटर, चौथी लड़की थी नम्रदार रामलाल की। नम्रदार क्या है बेटा? नम्रदार एक रेवेन्यू ऑफिशियल होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो नम्रदार एक रेवेन्यू ऑफिशियल होता है आपका, जो टैक्स को कलेक्ट करता है विलेज में। तो वो नम्रदार रामलाल की चौथी लड़की थी। When she was 10 months old, जब वो 10 महीने की थी, तो she had fallen off। वो उसको क्या हो गया था? वो किसके उसमें चपेट में आ गई थी? क्या हो गया था कि वो द cot on her head, कि वो क्या हो गया था कि वो कहाँ से गिर गई थी? कहाँ से गिर गई थी? वो चारपाई से गिर गई थी। यहाँ कॉट का मतलब आप बेड ले सकते हो या फिर चारपाई भी ले सकते हो। चारपाई से वो गिर गई थी और उसके सर पर चोट लगी थी। एंड परहैप्स इट हैज़ डैमेज सम पार्ट्स ऑफ हर ब्रेन। और ऐसा लगता है कि भाई देखो, मतलब कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये भी, कि भाई जब वो 10 साल की थी तो वो चारपाई से गिर गई। अब जब वो चारपाई से गिर गई तो ऐसा लगता है कि उसके दिमाग पे कोई चोट लग गई होगी, क्योंकि वो चारपाई से गिर गई थी और इसलिए उसके ब्रेन का कुछ पार्ट क्या हो गया? डैमेज हो गया, इसलिए वो ज़्यादा क्लेवर नहीं थी, ऐसा उसकी फैमिली वालों का मानना था। दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड। शायद इसलिए वो एक बैकवर्ड चाइल्ड या फिर एक स्लो लर्नर रह गई। एंड केम टू बी नोन एज भोली, इसलिए उसका नाम भोली रख गया, जिसका मतलब सिंपल टोन होता है। जन्म के समय द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। पर जब उसका जन्म हुआ था भोली का, तो वो बहुत सुंदर थी, बहुत ही फेयर कॉम्प्लेक्शन था, बहुत गोरी थी। बट वेन शी वॉज 2 years old, पर जब वो 2 साल की होती है तो उसे कौन सा अटैक पड़ जाता है? स्मॉल पॉक्स का, यानी चेचक उसकी पूरी बॉडी पर हो जाते हैं। ओनली द आईज वर सेव्ड, पर सिर्फ उसकी आंखें बच जाती है। सिर्फ उसकी आंखों पर निशान नहीं होते, पर उसकी जो पूरी की पूरी जो एंटायर बॉडी होती है उसमें वो परमानेंटली डिसफिगर्ड हो जाती है। डिसफिगर्ड मतलब जो सही से शेप में नहीं रह पाती है, उसकी बॉडी पर डीप ब्लैक पॉक मार्क्स हो जाते हैं, यानी ब्लैक कलर के गहरे गहरे धब्बे उसकी बॉडी पर हो जाते हैं। लिटिल सुलेखा, छोटी सी बेचारी सुलेखा, कुड नॉट स्पीक, वो नहीं बोलती थी टिल शी वॉज 5, जब तक वो 5 साल की नहीं हुई तब तक वो उसने बोलना नहीं सीखा था। एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और फिर वो एट द लास्ट क्या सीख गई? बोलना थोड़ा बहुत सीख गई। पर वो हकलाया करती थी, स्टैमर किया करती थी, मतलब कुछ भी चीज़ में जब कोई हकलाता है ना, कुछ भी बोलने से पहले, तो वो ऐसे किया करती थी। द अदर चिल्ड्रेन ऑफर मेड फन ऑफ हर, और बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे, उसकी मिमिक, उसकी नकल किया करते थे। एज अ रिजल्ट, जिसके कारण शी टॉक्ड वेरी लिटिल। अब उसे अच्छा नहीं लगता था भाई, जब भी वो बोले वो स्टैमर करती थी तो सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे, तो इसलिए वो बोलना ही उसने कम कर दिया। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 लड़के और 4 लड़कियां, और चारों लड़कियों में भोली सबसे छोटी थी, जो हमने पढ़ा है। एंड द यंगेस्ट देम वॉज भोली, सबसे छोटी, मतलब लड़का और लड़की उसमें सबसे छोटी कौन थी? भोली थी। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड। अब ये जो भोली का जो परिवार था वो एक फार्मर, एक बहुत ही वेल्थी यानी प्रॉस्परस फार्मर के घर से भोली बिलोंग करती थी। देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, वहाँ अच्छा खासा खाने को भी था और पीने को भी था।
ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। सारे बच्चे यानी रामलाल के 6 बच्चे भोली को छोड़कर बहुत हेल्दी थे और स्ट्रॉन्ग थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल। बच्चों को कहाँ भेजा गया? आपकी सिटी में भेजा गया उनको पढ़ने के लिए, और बाद में वहीं पर उन्हें कॉलेज में पढ़ाया गया। वन ऑफ द डॉटर, अब डॉटर्स के बारे में बताइए, 4 लड़कियां थी ना, तो सबसे पहली है राधा। तो जो राधा है वो सबसे बड़ी है और उसकी पहले ही शादी हो चुकी है। नेक्स्ट डॉटर है मंगला। तो मंगला की जो शादी है वो सेटल्ड हो गई यानी फिक्स्ड हो गई है, और व्हेन दैट वाज डन, और वो भी हो गई थी जब तक। और रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा। अब रामलाल किसके बारे में सोचता? अब वो रामलाल सोचता कि भाई जैसे ही उसकी शादी हो जाएगी, किसकी? मंगला की शादी। राधा की शादी हो चुकी है, मंगला की शादी जैसे ही हो जाएगी तो वैसे ही वो किसकी शादी कर देगा? चंपा की शादी कर देगा। देर वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स। वो कहता है कि कितनी हेल्दी कितनी सुंदर सुंदर दिखने वाली गर्ल्स, एंड दिस वॉज नॉट डिफिकल्ट टू ब्रिंग ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। और वो कहता है कि भैया बहुत सुंदर सुंदर दिखने वाली लड़कियां हैं। रामलाल कहता है बहुत सुंदर सुंदर दिखने वाली लड़कियां हैं, हेल्दी गर्ल्स हैं, तो कोई भी शायद दूल्हा इन्हें पसंद ना करे या इनके लिए दूल्हा लाना बड़ा मुश्किल हो जाए। पर सबसे ज्यादा रामलाल किसके लिए वरिड था? भाई कहता है चंपा की शादी तो जैसे तैसे हो जाएगी, पर रामलाल सबसे ज्यादा चिंता किसके लिए जता रहा था? भोली के लिए। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट। रामलाल कहता है ना तो वो सुंदर है ना ही वो इंटेलिजेंट है, तो उसके लिए लड़का लाना क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। देखो बेटा, इस पेज में हमें ये समझ आया कि कितनी जेंडर स्टीरियोटाइप सोसाइटी है, किस तरीके से गर्ल्स को ट्रीट किया जा रहा है। अपने बच्चों को तो, लड़कों को तो उसने कहाँ भेज दिया? सिटी में भेज दिया स्टडी करने के लिए, पर लड़कियों की उसने क्या कर दी? जल्दी शादी कर दी। चलो हम ये चीज़ भी मान लेते कि उसके पास पैसा नहीं था। अगर उसके पास पैसा ना होता और जब वो भेज देता भाई अपने लड़कों को, मतलब लड़कियों को ना भेज पाता फॉर एन एग्जाम्पल सिटी में, तो हम ये समझ सकते थे कि भाई पैसा नहीं था इसलिए नहीं स्पेंड कर पाए। पर उनके पास पैसा था, वो प्रॉस्परस फैमिली थी ऑलरेडी, इसमें ये चीज़ बताई गई है ना। तो देखते हैं इसके अंदर आगे हम। अब देखो ये रामलाल है, ये भोली है, भोली की मदर और उसकी एक सिस्टर के बारे में इसमें दिखाया गया है ना। तो भोली वो 7 years old, भोली 7 साल की थी। भोली वो 7 years old व्हेन मंगला वॉज मैरिड। मंगला कौन थी? उसकी सेकेंड वाली बहन थी। तो मंगला की शादी जब हुई थी तो भोली 7 साल की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वर ओपन इन देयर विलेज। सिर्फ सेकेंड वाली बहन की शादी हुई है, और कहते हैं जिस साल मंगला की शादी हुई थी उसी साल विलेज में क्या खुला था? एक स्कूल खुला था, प्राइमरी स्कूल खुला था, सिर्फ गर्ल्स के लिए, सिर्फ लड़कियों के लिए। और जो तहसीलदार साहिब थे, तहसीलदार थे उस गांव के, वो आते हैं, वो कहते हैं केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। और वो कहते हैं कि भाई तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग सेरेमनी के लिए मतलब आएंगे और वो सारे, और रामलाल को भी उसमें जाना पड़ेगा। ही सेड टू रामलाल, वो रामलाल को कहता है एज अ रिवेन्यू ऑफिशियल, क्योंकि रामलाल एक रिवेन्यू ऑफिशियल था, पैसे कलेक्ट करता था। यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, तुम गवर्नमेंट को दर्शा रहे हो हमारे विलेज में कि भाई सरकार का चेहरा हो तुम गाँव में। एंड यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, तुम्हें विलेजर्स के सामने कुछ एग्जाम्पल्स को सेट करना पड़ेगा। मतलब एक कहते हैं ना कि तुम करोगे तो वो भी फॉलो करेंगे, तो एक एग्जाम्पल्स भेजना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, इसलिए तुम क्या कर दो? तुम अपनी बच्चियों को स्कूल भेज दो। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, और उसी रात क्या करता है रामलाल? अपनी वाइफ से कंसल्ट करता है, यानी उसकी एडवाइस लेता है। और शी क्राइड, और चिल्ला के कहती है, क्राइड रोना नहीं, चिल्ला के कहती है, आर यू क्रेजी? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी दैम? तुम पागल हो गए हो? अगर लड़कियां स्कूल जाएगी तो उनसे शादी कौन करेगा? देखो इसमें भी स्टीरियोटाइप दिखाया गया कि ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियों से कोई शादी नहीं करता है, ऐसा इसमें बताया गया है। बट रामलाल हैड नॉट करेज, पर रामलाल के अंदर तो हिम्मत ही नहीं थी टू डिसोबे द तहसीलदार, कि वो डिसोबे करे यानी उसके ऑर्डर के अगेंस्ट में, तहसीलदार के ऑर्डर के अगेंस्ट में चला जाए। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, और लास्ट में उसकी जो वाइफ है वो कहती है, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताती हूँ कि व्हाट टू डू, तो कि तुम्हें क्या करना है। तो रामलाल कहता है भाई मैं तो, मेरे अंदर तो हिम्मत भी नहीं है, मैं मना भी नहीं कर सकता। तो उसकी वाइफ कहती चलो मैं बताती हूँ, ऐसा करो भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज, जैसा कि देयर इज अ लिटिल चांस और हव गेटिंग मैरिड, जैसे कि उसकी शादी के चांस भी क्या है? बहुत ज्यादा कम है, उससे कोई शादी भी नहीं करेगा विद अर अगली फेस, क्योंकि उसका चेहरा बदसूरत है और उसके अंदर तो सेंस भी नहीं है, वो नॉनसेंस है, यानी उसके अंदर इंटेलिजेंट या अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, तो टीचर्स पर ही छोड़ दो, टीचर्स को ही उसकी चिंता करने दो, टीचर्स को ही उसके बारे में क्या होने दो? वरी होने दो। द नेक्स्ट डे, अगले दिन,
द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय हैंड एंड सेड कम विद मी। नेक्स्ट डे क्या होता है, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग था हो जाएगा अब यहाँ पे कि रामलाल भोली का हाथ पकड़ता है, कहता है चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, आई विल टेक यू टू स्कूल, कि मैं तुम्हें स्कूल लेके जाती हूँ। अब भोली बेचारी डर गई कि भाई क्या हो रहा है, ये फ्राइटेंड हो जाती है। शी डिड नॉट नो अबाउट वाटर स्कूल, वो नहीं जानती थी कि भाई स्कूल क्या है, स्कूल कैसा हो दिखता है। शी रिमेंबर्ड, पर उसे एक बात याद आई, अब ये थोड़ा सा एक बहुत ही फनी सा इंसिडेंट है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो, कि किस तरीके से कुछ दिन पहले देयर ओल्ड काओ, कि उनकी पुरानी गाय जिसका नाम क्या था, लक्ष्मी था, हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द विलेज, कि उसको किस तरीके से घर से बाहर भेजा गया और उसे बेच दिया गया। तो इसका मतलब है उसे लग रहा था कि शायद उसके पापा भी उसे कहीं ना कहीं बेचने जा रहे हैं। वो बोलती नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर, वो डर से चिल्लाती है, एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और कोशिश करती है और वो खींच लेती है अपना हाथ अपने फादर की ग्रिप से, यानी पकड़ से, जो उसके फादर ने उसका हाथ पकड़ रखा था। वो कहते हैं, उसके फादर कहते हैं व्हाट्स द मैटर विद यू, क्या बात है, यू फूल, तुम बेवकूफ, शाउटेड रामलाल चिल्ला, क्या बात है कि पागल हो गए हो तुम कुछ, आई एम ओनली टॉकिंग टू यू टू टेकिंग यू टू स्कूल, कि मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल लेके जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर वो अपनी वाइफ को बताता है, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, कि आज इसे क्या पहना दो, कुछ बढ़िया से कपड़े पहना दो, अप्रोप्रिएट से कपड़े पहना दो, भाई हमारी इज्जत है गाँव में, ऐसे कपड़े पहन के जाएगी तो क्या होगा ना, और एल्स what will teachers and other school girls think of us when they see her, नहीं तो टीचर्स और अदर जो गांव वाले लोग हैं या लड़कियां हैं वो क्या सोचेंगी हमारी बारे में। तो देखो ये भी अपनी सिर्फ रेपुटेशन को बचाने के लिए की गई एक चीज है। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, अब भोली तो भैया खुश हो गई भाई, क्योंकि नए कपड़े आज तक उसके लिए बनाए ही नहीं गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स, पुराने पुराने कपड़े उसकी बहनों के, वर पास्ड ऑन टू हर मतलब एक एक करके जो भी उसकी बहनें डिस्कार्ड कर देती थी, कपड़े छोड़ देती थी, लाइक नहीं करती थी, या फिर छोटे जैसे वो बड़ी हो गई और कपड़े उसके लिए रख दिए गए। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, और कोई भी केयर नहीं करता था उसके बारे में कि उसके कपड़े अगर कहीं से बोली के कपड़े फट रहे हैं तो उसको मेंड कर दिया जाए, उसको ठीक कर दिया जाए या उसे वॉश कर दिया जाए ना। बट टूडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, पर आज तो वो लकी थी, उसको एक नई ड्रेस मिली साफ बिल्कुल, विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, जो क्या हो गया था, मतलब वो ड्रेस तो नहीं थी पर वो कई बार धोने के बाद वो श्रंक हो गई थी, सुकड़ गई थी, मतलब अभी भी एक तरीके से उसको नए कपड़े नहीं मिले। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और वो ड्रेस थी जो अब चंपा के नहीं आया करती थी। शी वॉज इवन बाथ, आज वो नहाई भी थी भाई, उसको तेल भी लगाया गया। रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, तो जो सूखे जो है जो बाल थे जबरदस्ती, रब्ड इन टू बताया कि मतलब जबरदस्ती मलना, मतलब मन ना हो उसकी माँ का मलने का, पर फिर भी उसके बालों में तेल लगा दिया। और मैटेड हेयर मतलब उसके जो बाल थे उसको क्या किया गया, सुलझाया गया। ओनली मतलब बिना सुलझे हुए बालों पर जबरदस्ती तेल लगाया गया, फिर उसे सुलझाया गया। ओनली देन शी बिगिन टू बिलीव, और फिर क्या हुआ, उसने विश्वास करना शुरू कर दिया, दैट शी वॉज बींग टेकन टू प्लेस बेटर देन हर होम, कि अब उसे विश्वास हो गया कि भाई अभी तक उसके मन में डर था ना कि भाई जो लक्ष्मी को बेच दिया था ऐसे करके, एक दिन लेके गए थे बाहर तो वैसे उसे बेच दिया जाएगा, पर अब उसे विश्वास होगा कि अब पक्का उसे किसी अच्छी जगह पर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उसे तैयार वगैरह किया जा रहा है। When they reached the school, जब वो स्कूल पहुंचे, the girl were already in their classrooms, लड़कियां ऑलरेडी अपनी क्लासरूम में थी। रामलाल handing over his daughter to the headmistress, रामलाल अपनी बच्ची को सौंपता है हेडमिस्ट्रेस के पास और लेफ्ट अलोन, और चला जाता है और उसे अकेला छोड़ देता है। The poor girl looked about her with fear-laden eyes, वो बेचारी सी लड़की अपनी आंखों में डर को लेकर आए हुए पूरी क्लास को देख रही थी। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ पर बहुत सारे कमरे में थे, और हर कमरे में बहुत सारी लड़कियाँ क्या थी, स्क्वाटेड मतलब आलथी पालथी मार कर एक क्राउन पोजीशन में बैठी हुई थी मैट्स पर, टाट पट्टियों पर। रीडिंग फ्रॉम बुक्स में से पढ़ रही थी, एंड राइटिंग ऑन स्लेट्स, बुक में से पढ़ रही थी और स्लेट्स पर लिख रही थी। स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठी थी हर क्लास में लड़कियाँ। The headmistress asked भोली to sit down in a corner in one of the classroom. हेडमिस्ट्रेस कहती है भोली को कि जाओ, जाकर बैठ जाओ वहाँ पर किसी भी क्लासरूम में कॉर्नर पे जाकर। तो देखो क्या बोला उसने, आज भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर, की एक कॉर्नर पे बैठ जाए एक क्लासरूम में जहाँ से वो नोटिसेबल ना हो। देखो कॉर्नर रिप्रेजेंट करता है कि ऐसा एरिया जहाँ पे ज़्यादा लोगों की नज़र ना जाए। तो भोली को भी वहाँ पर हेडमिस्ट्रेस ने बोल दिया कि जाओ तुम भी किसी ऐसी ही जगह पे जाकर
बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो, भोली नहीं जानती थी वॉट एग्जैक्टली अ स्कूल वॉज लाइक। अभी हमने शुरू में देखा था कि भोली नहीं जानती थी कि स्कूल क्या है एंड वॉट हैपेंड देयर, और वहाँ क्या होता है, बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल ऑलमोस्ट ऑफ हर एज प्रेजेंट देयर। पर ये बात जानकर बहुत खुश थी कि उसी की जैसी लड़कियां उसी की सेम एज की वहाँ प्रेजेंट थी। शी होप दैट, उसने उम्मीद करी, वन ऑफ दीज गर्ल्स की उनमें से कोई लड़की उसकी क्या बन जाएगी, माइट बिकम हर फ्रेंड, की शायद उसकी फ्रेंड बन जाएगी। तो उसने उम्मीद करी और शायद पास्ट के लिए उसने दिखाया कि शायद उसकी कोई फ्रेंड बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग, जो लेडी टीचर थी क्लास में वो कुछ कह रही थी गर्ल्स को, पर भोली उस बात को नहीं समझ पाई और वो देख रही थी उन पिक्चर्स पर जो वॉल पर थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, फैसिनेटेड मतलब डीपली इंटरेस्टेड, बड़ा अट्रैक्ट कर रहे थे उसे। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स, वो कहती है कि भाई दीवारों पर कुछ पिक्चर्स थी और वो उस पिक्चर्स को देख रही थी। वो कहती है देखो अब हॉर्स की तरह दिख रहा था जो कि ब्राउन था, और जो ऑन विच तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, जिस पे तहसीलदार अक्सर आया करता था उनकी विलेज में विजिट करने के लिए। द गॉड वॉज ब्लैक लाइक द गॉड, जो गॉड थी काली थी गॉड की तरह, जो उनके पड़ोसी की गॉड जैसी थी। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट, जो पैरट था वो ग्रीन था पैरट्स की तरह। शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, जो उसने मैंगो ऑर्चर्ड यानी आम के बागान में देखे थे। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और वो काउ किसकी तरह थी, उनकी लक्ष्मी की तरह थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर। अभी तक देखो वो बिजी है, वो उन पिक्चर्स की तरफ देख रही है जिसपे हॉर्स है, काउ है, पैरट है, गॉट है, पर अचानक से उसकी टीचर उसके पास आ जाती है इतनी देर में, क्योंकि वो उस पर ध्यान नहीं दे रही थी, और वो उसकी तरफ स्माइल करने लग जाती हैं। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, तुम्हारा नाम क्या है बेटा, छोटी सी लड़की भो वैसे करके स्टैमर करती है। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, और उसके आगे वो कुछ भी स्टैमर नहीं कर पाती। इट मीन्स वो आगे और कुछ नहीं बोल पाती है। देखो बेटा स्टैमर क्या होता है, स्पीक विथ इनवॉलेंट्री पॉजेस। आप चाहते नहीं हो पॉज लेना, आप चाहते नहीं हो बोलते समय रुकना, पर आप रुक जाते हो, इनवॉलेंट्री हो, वो आपकी एक्सेस में नहीं, आप चाहते नहीं हो फिर भी आप रुक जाते हो, शायद आपके मन में डर है कोई इसलिए। देन शी बिगेन टू क्राई, और फिर वो रोना शुरू कर देती है। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज, और आंसू उसकी आंखों से बहने लग जाते हैं। इन अ हेल्पलेस फ्लड, बिना मतलब बेचारा मतलब वो आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी और बिल्कुल वो हेल्पलेस महसूस करती है। शी केप्ट हर हेड डाउन, वो अपना सर नीचे कर लेती है। एज शी सेट इन हर कॉर्नर, और वो बैठी रहती है अपने कॉर्नर पे। नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और वो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती है, डेयरिंग मतलब हिम्मत ही नहीं करती है कि वो ऊपर देखे उन लड़कियों की तरफ जो कि शी न्यू, जिन्हें वो जानती थी, वर स्टिल लाफिंग एट हर, जो अभी भी उसके ऊपर हंस रही थी। व्हेन द गर्ल बेल रैंग, और जब जो बेल होती है स्कूल की, सॉरी व्हेन द स्कूल बेल रैंग, और जब स्कूल की बेल बजती है, ऑल द गर्ल्स स्क्वेरेज आउट ऑफ द क्लासरूम, वो सारी की सारी लड़कियां फटाफट से क्लासरूम से बाहर निकल जाती है। बहुत जल्दी जल्दी जाते हैं ना बच्चे, जब बेल बज गई भागो भागो ऐसे करके। बट भोली डेयर नॉट टू लीव हर कॉर्नर, पर भोली में हिम्मत ही नहीं थी कि वो अपना कॉर्नर छोड़ के वहां से जा सके। हर हेड स्टिल लोवर्ड, अभी भी उसका सर नीचे था। शी केप्ट सॉबिंग, और वो अभी भी रो रही थी। सॉबिंग मतलब धीरे धीरे ऐसे लंबी लंबी आपको ब्रीथिंग आए, मतलब आप सांस ले रहे हो तो इस तरीके से रो रहे हो, बच्चे लेते ना सुबक सुबक के रोते हैं, वैसे वो रो रही थी। भोली, वो कहती भोली, एक प्यारी सी आवाज आती है भोली। द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट, टीचर की आवाज बहुत सॉफ्ट थी और सूदिंग थी। सूदिंग होती है दिल को टच करने वाली, काम, कंफर्टिंग। इन हर ऑल लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी में, नेवर बीन कॉल लाइक दैट, उसको आज तक कभी भी इतने प्यार से किसी ने नहीं बुलाया था। इट टच हर हर्ट, और वो आवाज़ उसके दिल को छू गई। गेट अप, और वो कहते हैं खड़े हो, सेड द टीचर। इट वॉज नॉट अ कमांड, कि वो एक कमांड नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं था कि खड़े हो जाओ, ऐसे नहीं, वो एक कमांड थी, खड़े हो, वो एक कमांड नहीं थी, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, एक सजेशन था। बोली गॉट अप, खड़े हो जाओ। नाउ टेल मी योर नेम, मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, स्वेट ब्रोक आउट मतलब पसीना पसीना हो गई, पूरी उसकी बॉडी पे पसीना हो गया। वो इतनी डर गई थी कि भाई अब नाम पूछ लिया मेरा। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस, हर क्या उसकी जो लड़खड़ाती हुई जबान है क्या दोबारा उसको डिस्ग्रेस कर लेगी, यानी उसको नीचा दिखा देगी।
फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड विमेन, पर उस वुमेन के लिए, उस प्यारी सी, उस काइंड सी विमेन के लिए, उस टीचर के लिए, के खातिर, फॉर द सेक ऑफ के खातिर, however she decided to make an effort, उसने सोचा कि बेशक वो क्या करेगी, बहरहाल वो क्या करेगी, एक एफर्ट करेगी. she had such a soothing voice, जिसकी एक इतनी प्यारी आवाज़ है. she would not laugh at her, और वो उसके ऊपर कभी नहीं हंसेगी. ब ब ब बो she began to stammer, वो दोबारा से ऐसे करने लग जाती है. well done the teacher encourage her, टीचर उसे क्या करती है, दोबारा से उसे encourage करती है. कम ऑन नाउ, आ जाओ. द फुल नेम, वो कहते चलो चलो कोई बात नहीं, पूरे नाम पर आओ. ब भोली. एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट, और लास्ट में क्या होती है, वो बोल देती है. भोली अपना पूरा नाम बोल देती है, जैसे ब भोली ऐसे. एंड फेल्ट रिलीव्ड, और जैसे ही वो अपना पूरा नाम बोलती तो उसे बड़ा रिलीव्ड महसूस होता है, बड़ी शांति महसूस होती है. एट इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, क्योंकि वो उसके लिए क्या थी, बहुत ज़्यादा ग्रेट अचीवमेंट थी. वेल डन. द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, उसकी टीचर उसका सिर सहलाते हुए बोलती है, बहुत बढ़िया, तुम बहुत बढ़िया कर रही हो. और कहती है पुट द फियर आउट ऑफ हर हर्ट, कि अपने दिल में से जो भी डर है वो उसको बाहर निकाल दो. एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और तुम भी बोल पाओगी सभी की तरह, जैसे सब बोलते हैं. भोली लुक्ड अप, भोली ऊपर देखती है. एज इफ टू आस्क, और वो बिल्कुल ऊपर देखकर क्या पूछती है कि सच में, क्या ऐसा है, सच में मैं बोल पाऊंगी. और उसकी टीचर उसे रिप्लाई देती है, हाँ क्यों नहीं. वो तो इसमें दिखता है कि किस तरीके से उसकी टीचर जो थी उसने उसको क्या करा, एनकरेज करने की क्या करी, कोशिश करी. सो उसकी टीचर बोलती है, येस इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे. हाँ ये बहुत आसान है, बस तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रोज स्कूल आना पड़ेगा. विल यू कम, क्या तुम आओगी. भोली नोडेड, भोली अपना सिर ऊपर नीचे हिलाती है, हाँ में जवाब देती है. नो से इट लाउड, ऐसे नहीं, जोर से बोलो. यस. एंड भोली हरसेल्फ वॉज अस्टोनिश्ड, और भोली बिल्कुल अस्टोनिश्ड हो गई, सरप्राइज्ड हो गई दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, कि उसने बोल दिया, मतलब वो ज़्यादा नहीं हकलाई. डिडंट आई टेल यू, मैंने तुम्हें नहीं कहा था. नाउ टेक दिस बुक, उसकी टीचर कहती है मैंने तुम्हें नहीं कहा था तुम बुक कर दोगी, चलो इस बुक को लो. और जो बुक थी वो फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स थी. पिक्चर्स कलर्स में थी, जैसे डॉग की, कैट की, गॉड, हॉर्स, पैरट, टाइगर, काऊ की, जैसे कि लक्ष्मी उसकी काऊ थी. एंड एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और हर एक पिक्चर के सामने एक बिग ब्लैक लेटर्स में क्या लिखे थे, कुछ वर्ड्स लिखे थे. मीन्स वो पॉसिबिलिटी है कि वो ABCD की बुक थी, अल्फ़ाबेट्स की बुक थी. इन 1 month यू विल एबल टू रीड दिस बुक, 1 महीने में तुम ये बुक पढ़ना सीख जाओगी. देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, फिर मैं तुम्हें और बड़ी बुक दूंगी. एंड इन टाइम, और समय रहते, यू विल बी मोर लर्न्ड देन एनीवन एल्स इन द विलेज, तो तुम औरों के मुकाबले ज़्यादा सीख पाओगी विलेज में कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं होगा जितनी तुम होगी. और फिर क्या होगा, देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तुम पर हंसेगा. पीपल विल लिसन टू यू, लोग तुम्हारे बारे में तुम्हारी बातें सुनेंगे. विद रिस्पेक्ट, तुम्हें इज्जत देते हुए. एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और तुम बोल पाओगी बिना रुके, थोड़े से भी स्टैमर के साथ नहीं, मतलब कि बिना रुके तुम बोल पाओगी. अंडरस्टैंड, समझी. नाउ गो टू होम, घर जाओ. एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी आ जाना स्कूल. भोली फेल्ट, भोली को महसूस हुआ, एट इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, और भोली को महसूस होता है कि अचानक से, मतलब वो सीन आ गया है वो पिक्चर और वो सीरियल्स वाला, कि अचानक से मंदिरों की सारी बेल बजने लग गई हैं. जो ट्रीज़ हैं उसके सामने, उसके स्कूल हाउस, द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस के सामने जो है वो खिल गए हैं, सारे फूल खिल गए हैं, बड़े बड़े फ्लावर्स आ गए रेड कलर के. और उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ चल रही है, क्योंकि उसकी दिल में एक न्यू होप है और एक नई लाइफ के लिए वो सोच रही है. दस द विलेज ईयर्स पास, और जैसे जैसे जो ईयर्स है वो बीतते हैं, द विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन, विलेज एक छोटा सा टाउन बन जाता है. द लिटिल प्राइमरी स्कूल, और प्राइमरी स्कूल क्या बन जाता है, जो प्राइमरी स्कूल था वो क्या बन जाता है, एक हाई स्कूल बन जाता है. देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड, अब वहाँ पर एक सिनेमा भी था. मतलब बता रहे ट्रांजिशन हो रहा है किस तरीके से, जैसे भोली का ट्रांजिशन हो रहा है वैसे उसके विलेज का भी ट्रांजिशन हो रहा है, कि उसका टाउन बन गया है, प्राइमरी स्कूल एक हाई स्कूल बन गया है, सिनेमा आ गई है. सिनेमा अब एक टिन शेड के अंडर में है, एक मेटल की शीट के अंडर में है. कॉटन गिनिंग मिल आ गई है,
ठीक है। कॉटन गिनिंग मिल वो होती है जहाँ पे कॉटन के फाइबर्स को अलग किया जाता है सीड से। वहाँ पे अब जो मेल ट्रेन होती है, मेल भेजने वाली जो ट्रेन होती है, मेल आता है जिस ट्रेन से, वो भी अब उसके रेलवे स्टेशन पर रुकने लग गई है। वन नाइट आफ्टर डिनर, अब यहाँ से स्टोरी थोड़ी चेंज हो जाएगी। एक रात डिनर के बाद रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल अपनी बीवी से कहता है, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, क्या मुझे बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए। तो एक नया नाम आता है, देखते हैं कौन है। यस सटेली, उसकी वाइफ कहते क्यों नहीं, भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। तो वो कहती है उसकी माँ की भोली तो बड़ी खुश हो जाएगी एक वेल टू डू मतलब इतने अमीर सा दूल्हा पाकर, जिसकी एक बड़ी सी दुकान है, खुद का अपना घर है, और मैंने ये भी सुना है उसके बैंक में सेवरल थाउजेंड है, मतलब बहुत पैसे हैं। मोर एवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी ड्रेयर, सबसे बढ़िया बात तो ये है, और बात करें तो, कि भाई वो दहेज भी नहीं मांग रहा है। उसके फादर कहते हैं सही कह रही हो, बट ही इज़ नॉट सो यंग, पर ऐसा नहीं है कि भोली बहुत यंग है, यू नो जैसे तुम जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम। और वो कहता है ही इज़ नॉट सो यंग, अच्छा सॉरी दैट्स राइट, वो कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल, उसका फादर कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही हो, बट ही इज़ नॉट सो यंग, पर वो ज़्यादा जवान नहीं है, जैसा कि तुम जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, कि वो उसी एज का है जिस एज का मैं हूँ, मतलब उसके फादर की एज का ग्रूम ढूंढ रहे हैं उसके लिए, भोली के लिए। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और उसको क्या चलने में भी दिक्कत होती है, लड़खड़ा के चलता है ना कोई, वैसे लंगड़ा टाइप। और मोरेवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ वर क्वाइट ग्रोन अप, और उसकी पहले भी शादी हो चुकी है, पहली बात तो वो ऑलरेडी मैरिड था, फर्स्ट वाइफ जो उसकी थी उसकी डेथ हो गई हो या कुछ भी हो, और उसके अब जो फर्स्ट वाइफ के बच्चे हैं वो भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। अब उसकी वाइफ कहती है सो वॉट इट मैटर, तो इससे फ़र्क भी क्या पड़ता है। उसकी वाइफ रिप्लाई करती है 45 और 50, ज़्यादा से ज़्यादा कितने का होगा, 45 या 50 ना, तो इट इज़ नॉट ग्रेट, नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। तो कहते हैं कि आदमी के लिए कोई बड़ी उम्र नहीं है, मतलब सोचो ना कि एक इतनी छोटी लड़की की शादी, फॉर एन एग्जाम्पल वो अभी 18 की भी नहीं हुई थी, तो उससे पहले उसकी शादी एक 50 ईयर्स के मैन से करा रहे हैं। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, हमें तो लकी होना चाहिए कि वो दूसरे गांव से बिलोंग करता है, एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स, और उसे उसके पॉक मार्क्स के बारे में भी नहीं पता जो उसके मुंह पर है, एंड हर लैक ऑफ सेंस, उसे ये भी नहीं पता कि हमारी जो लड़की है वो बैल बुद्धि है, उसके अंदर लैक ऑफ सेंस है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, शी रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो वो रह जाएगी अनमैरिड, मतलब शादीशुदा, मतलब उसकी शादी नहीं हो पाएगी पूरी लाइफ। येस बट आई वॉन्डर बट भोली विल से, पर मैं सोचता हूँ भोली क्या कहेगी। उसकी माँ कहती है वॉट विल दैट विटलेस वन से, शी इज़ लाइक अ डम काउ, वो बेवकूफ़ सी जिसके अंदर बुद्धि नहीं है, वो क्या कहेगी, वो डम काउ जो कभी कुछ बोलती ही नहीं है। और उसके पापा बोलते हैं मे बी यू आर राइट, अरे हाँ शायद तुम सही हो मिसेज रामलाल, और वो थोड़ी धीरे से बोलता है अरे हाँ शायद तुम सही हो, वो क्या कहेगी। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, अपने आंगन में दूसरे कोने पर, भोली ले अवेक ऑन हर कोट, वो अपनी चारपाई पर अभी भी जागी हुई थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की विस्परिंग कन्वर्जेशंस को सुन रही थी, फुसफुसाहट जो बातें कर रहे थे वो सुन रही थी। विशंबरनाथ वॉज वेल टू डू ग्रोसर, उसने सुना कि विशंबरनाथ एक बहुत ही बढ़िया प्रॉस्परस ग्रोसर है। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड, और उसके बाद देखते हैं इसको, ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, और वो आता है, और वो उसके पास क्या है, बिग पार्टी के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो आएंगे, और रिलेशंस भी हैं उसके बहुत सारे विद हिम फॉर द वेडिंग। तो बताता है वो ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, कि उसकी बहुत बड़ी बड़ी मतलब लोग जानने वाले उसके लोग बहुत हैं जो शादी में आएंगे। अब ब्रास ब्रांड प्लेइंग, एक वो आए मतलब उसके दोस्त वगैरह आए, रिलेटिव्स आए, शादी शुरू हो गई है। अब ब्रास बैंड प्लेइंग और अ पॉपुलर टून, एक ब्रास का बैंड, मतलब ब्रास के उससे बजने वाले, मतलब बैंड जो था ना वो ब्रास का बना हुआ था, तो उसको बजा रहे थे, ब्रास के इंस्ट्रूमेंट्स को बजा रहे थे लोग। अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म, और बहुत ही पॉपुलर ट्यून बज रही थी इंडियन फिल्म्स की, हेडेड द प्रोसेशन, और उससे आगे के जो चीज़ें होती है, जो प्रोसेशन होते हैं, आगे के जो विधि विधान होते हैं वो सारे शुरू होते हैं। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग, कैसे, ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, दूल्हा आ रहा है डेकोरेटेड हॉर्स पे बैठकर राइड करते हुए। रामलाल वॉज ओवरजॉयड, रामलाल बड़ा खुश है ये देखकर कि कितना पॉम्प और स्प्लेंडर है, कि कितना शान है, कितना बढ़िया लग रहा है सब कुछ। ही हैड नेवर ड्रीम्ड, उसने कभी नहीं सोचा था, रामलाल ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जो 4th डॉटर है
वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, कि उसकी इतनी बढ़िया शादी होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक। अब उसकी जो भोली की जो बहन थी जो उसकी शादी में आई हुई थी, वो भी ये सारी चीज़ें देखकर बड़ी मतलब चकाचौंध रह गई कि भैया भोली का भाग्य तो बड़ा अच्छा है। अभी तक तो जो भोली थी वो अच्छी तरीके से बोल भी नहीं पाती थी और लोगों से बात भी नहीं कर पाती थी, और इस तरीके से वो ऐसी चीज़ें कर कर भोली की जो बहन आई हुई थी, एल्डर सिस्टर्स आई हुई थी, वो भी उसे क्या लग गई, एनवियस मतलब जलने लग गई। वेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम, जब शुभ मुहूर्त आता है, जो प्रीस्ट कहता है कि लाओ दुल्हन को लाओ, भोली क्लैड इन अ रेड सिल्क इन ब्राइडल ड्रेस, और भोली लदी हुई थी, ड्रेस थी मतलब बहुत ज़्यादा पहना रखा था उसे, सिल्क ब्राइडल ड्रेस में, वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस, वो दूल्हे की जगह पर आती है, नियर द सेक्रेट फायर, उस पवित्र आग के पास, गार्लैंड द ब्राइड, और माला और वो कहते हैं गार्लैंड द ब्राइड, और वो कहता है कि माला पहनाओ, प्रीस्ट कहता है कि माला पहनाओ ब्राइड को। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ, और वन ऑफ द फ्रेंड यानी एक जो फ्रेंड होता है बिशंबर नाथ का, वो उसे थोड़ा उकसाता है कि पहनाओ पहनाओ दूल्हे राजा, माला पहनाओ, ऐसे करके। तो द ब्राइड ग्रूम होता है, लिफ्टेड द गार्लैंड, मतलब दूल्हा माला को उठाता है, जो कि येलो मारीगोल्ड्स की थी, और एक जो विमेन है वो धीरे से स्लिप्ड बैक कर देती है, मतलब उसका पल्लू जो उसका व्हील था, घूंघट था, वो थोड़ा सा सिल्क का पीछे खींच देती है, और जो ब्राइड का जो फेस होता है वो बिशंबर को दिख जाता है। तो बिशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस, अचानक से बिशंबर की नज़र उसके चेहरे पे पड़ती है। द गार्लैंड रिमेन पॉइज्ड इन हिज हैंड, और एकदम से जैसे उसकी नज़र उस पर पड़ती है, उसके फेस पर पड़ती है भोली के बिशंबर की नज़र, तो वैसे ही अचानक से जैसे ही वो पहनाने वाला था ना माला पर, उसके हाथ वहीं के वहीं रुक जाते हैं। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द व्हील ओवर हर फेस, और जो ब्राइड है वो क्या करती है दोबारा से, क्योंकि उसे लगा उसका मुंह कोई ना देख ले, यानी भोली का मुंह कोई ना देख ले, इसलिए वो दोबारा से अपना मुंह ढक लेती है। अब वो क्या बोलता है, हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसे देखा, सेड बिशंबर कहता है अपने फ्रेंड से जो उसके बगल में नेक्स्ट में खड़ा था। शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके मुंह पर देखो पोक मार्क्स है, निशान है, धब्बे हैं, चेचक हुआ है उसे, स्कार्स है। सो वो तो क्या, तो उसका फ्रेंड कहता है क्या हो गया, यू आर नॉट यंग आइदर, तुम भी तो जवान नहीं हो, मे बी शायद, बट इफ़ आई एम मैरी हर, पर अगर मैं उससे शादी करूँगा तो उसके पापा को क्या देने पड़ेंगे, 50,000 रुपीज़ मुझे देने पड़ेंगे। रामलाल जाता है एंड प्लेस हिज टर्बन, जैसे ये बात सुन लेता है वो, तो वैसे ही वो कहता है कि भाई रामलाल जाता है उसके पास और अपनी जो पगड़ी है वहाँ नीचे रख देता है, और कहता है कि भैया अपनी रिस्पेक्ट बचाने के लिए, और कहता है बिशंबर्स के फीट के पास अपनी पगड़ी अपनी रिस्पेक्ट रख देता है। डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, मुझे इतना ह्यूमिलेट मत करो, मुझे नीचा मत दिखाओ, मेरी बेइज्जती मत करो, 2,000 रुपये ले लो। वो कहता है नहीं 5,000 और वी गो बैक, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे, कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को रख लो, प्लीज़ बी कंसीडरेट, कि प्लीज़ मेरी बातों को समझो, अंडरस्टैंडेबल बनो, थॉटफुल बनो, प्लीज़ इफ़ यू गो बैक, अगर तुम वापस चले गए, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। तो रामलाल कहता है कि अगर तुम वापस चले गए तो मैं अपना चेहरा किसी को भी नहीं दिखा पाऊंगा। तो वो कहता है देन आउट, तो जाओ और ले आओ 5,000 रुपये। टीयर स्ट्रीमिंग, आंखों से आंसू कंटिन्यूसली बह रहे थे डाउन द फेस में रामलाल जाता है अंदर, ओपन द सेफ खोलता है, पैसे को गिनता है, नोट्स को, ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, और वो उस पैसे के बंडल को उस दूल्हे के पैर के नीचे रख देता है। ऑन बिशंबर्स ग्रीड, बिशंबर की ग्रीडी फेस को देखकर, जैसे ही उसका जो ग्रीडी फेस था वो भोली को दिखा, और उसने देखा कि ट्रम्फेंट स्माइल, उसके मतलब चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आई कि उसने कोई दाव पे जीत लिया हो भाई। ही हैड ग्लैम्बल्ड एंड फोन, कि जैसे उसने क्या किया, जुआ खेला हो और जीत लिया हो। अब फटाफट से वो चिल्लाता है, फटाफट से अनाउंस करता है बिशंबर की लाओ मुझे माला दो, वो ऐसे बोलता है। वंस अगेन द व्हील वॉज स्लिप्ड, अब एक बार दोबारा से जो व्हील होता है वो थोड़ा सा फिसल जाता है बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, ब्राइड के फेस पे, पर दिस टाइम, पर इस बार देखो, पहले जब उसका जो व्हील था वो स्लिप्ड डाउन हुआ था, तो स्लिप्ड बैक हुआ था सॉरी, तो उसके जो भोली का चेहरा जो दिखा था तो उसके पॉक मार्क्स दिखे थे, और भोली ने अपनी नज़रें नीचे कर रखी थी, डाउनवर्ड थी उसकी जो भी साइड थी, तो मतलब एक शर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए। पर अब देखो
वंस अगेन द व्हील वॉज स्लिप्ड बैक, एक बार फिर से जो पल्ला था वो पीछे हो गया ब्राइड के फेस का, बट दिस टाइम, अब इस बार, हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, अब उसकी आंखें नीचे नहीं थी, नीचे की तरफ नहीं थी, शी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, बिल्कुल सीधा देख रही थी, मतलब एकदम निशाने पर उसको मारने के लिए, मतलब खा जाएगी एक तरीके से, उसको देख रही थी ऐसे। एंड इन हर आइज, और उसकी आंखों में, देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, ना तो उसकी आंखों में कोई गुस्सा था ना ही नफरत थी, सिर्फ एक कोल्ड कंटेम्प्ट था। कोल्ड कंटेम्प्ट होता है, कंटेम्प्ट होता है मतलब जब आप किसी के लिए बहुत स्ट्रांगली डिसरिस्पेक्ट करते हो, इज्जत नहीं करना चाहते हो ना, तब। तो बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, पर बिशंबर को तो पैसे मिल गए, तो उसने गार्लैंड को उठाया और उसकी गर्दन के पास डालना चाहा, बट बिफोर ही कुड डू सो, पर इससे पहले कि वो ये चीज़ें कर पाता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, पर भोली का हाथ अचानक से बीच में आ गया और स्ट्रीक जैसे कि बिजली पड़ गई हो, बिल्कुल एक ऐसे मतलब तेजी से, एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग ऑन टू द फायर, और गार्लैंड कहाँ गिर जाती है, फायर में गिर जाती है, आग में वो फेंक देती है अपने हाथ से। शी गॉट अप, वो उठती है, एंड थ्रू अवे द व्हील, और फिर घूंघट हटाती है। पिताजी, वो कहती है पिताजी, सैड, पिताजी कहते हैं, पिताजी को कहती है पिताजी, कहती है बिल्कुल साफ आवाज़ में, अपने फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, रिलेटिव्स, नेबर्स, और सारे के सारे क्या हो जाते हैं, बड़े ही स्टार्टल्ड रह जाते हैं, बड़े ही हैरान हो जाते हैं कि वो भोली जो अभी तक क्या नहीं बोलती थी, कुछ बोलती ही नहीं थी, वो अभी तक क्या हो रही है, अभी तक क्या कर रही है, सबको हमें जवाब दे रही है। तो सब बिल्कुल स्टार्टड रह जाते हैं उसकी आवाज़ सुनकर कि भाई उसने बिल्कुल भी स्टैमर नहीं किया। पिताजी, टेक बैक योर मनी, अपना पैसा ले लो, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, रामलाल बिल्कुल चकाचौंध हो जाता है, बिल्कुल हैरान हो जाता है, जब जो गेस्ट है वो बातें बनाने लग गए हैं, विस्परिंग करने लग गए हैं, उसकी क्या कहते हैं, सो शेमलेस, कितनी शेमलेस लड़की है, शर्म ही नहीं है, कितनी बदसूरत है, शेमलेस है। भोली, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्ला के कहता है भोली, क्या तुम पागल हो, यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, क्या तुम अपनी उसका परिवार का नाम मिट्टी में मिलाना चाहती हो, हैव यू सम रिगार्ड ऑफ आवर इज्जत, क्या तुम्हें कुछ फर्क पड़ता है हमारी इज्जत से। अब भोली का रिप्लाई आता है, फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, आपकी इज्जत के खातिर, भोली कहती है कि आपकी इज्जत के खातिर, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़े से, पागल से आदमी से, बूढ़े से आदमी से शादी कर रही थी आपकी इज्जत के खातिर, बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्पेबल कॉवर्ड, पर मुझे नहीं चाहिए ऐसा मतलबी सा, ऐसा लालची सा, ऐसा लंगड़ा सा पार्टनर, और जो क्या बने, मेरा क्या बन जाए, हस्बैंड बन जाए, तो मुझे क्या नहीं चाहिए, ऐसा कोई भी इस तरीके का मुझे पार्टनर नहीं चाहिए। और अभी तक वो क्या कहती है, वो उसने अभी क्या बात रिपीट करी, वो कहते कि अभी तक मैं आपकी इज्जत के कारण ही सारी चीज़ें इससे शादी करने के लिए एक्सेप्ट कर रही थी, पर मुझे ऐसा घिनौना सा, ग्रहित सा, तुच्छ सा, पागल सा आदमी के साथ मुझे क्या नहीं करनी, शादी नहीं करनी। ठीक है बेटा, कंटेम्प्टेबल का मतलब होता है घिनौना, मतलब नीच एक तरीके से, ऐसे मान सकते हो तुम। तो वो कहती है कि मुझे ऐसे आदमी से शादी नहीं करनी है। अब आगे चलते हैं इसमें, मैं नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, वॉट अ शेमलेस गर्ल, लोग कहते हैं कि वॉट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ, हम तो सब सोच रहे थे कि ये तो बिल्कुल मतलब बैल बुद्धि लड़की है, मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बोलती नहीं है। भोली टर्न वॉयलेंट, या भोली भोली और गुस्सा आ जाता है, वो उस ओल्ड वुमेन पे भड़क जाती है जो बोल रही थी कि भाई कैसे शेमलेस लड़की है। वो कहती है भोली, हाँ हाँ आंटी, हाँ हाँ, वो कहती है हाँ हाँ आंटी, यू आर राइट, आप तो बिल्कुल सही हो, यू ऑल थॉट, आप सब सोच रहे थे कि मैं एक डम ड्राइवन काउ हूँ, मतलब एक बेल बुद्धि, मतलब कि कुछ बोलूँगी नहीं और आप मुझे कैसे भी चला लोगे, मैं ऐसी गाय हूँ, इसीलिए तो आप चाहते थे कि मुझे इस हर्टलेस क्रिएचर, इस ऐसे आदमी के हाथों में सौंप दे जिसके पास दिल ही नहीं है। बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल, पर अब वो डम काउ, स्टैमरिंग फूल, हकलाने वाली पागल सी जो लड़की है वो बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या तुम और सुनना चाहोगी। बिशंबर नाथ द ग्रॉसर, जो बिशंबर नाथ जो ग्रॉसर होता है, स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, बिशंबर नाथ अपनी पार्टी से, उस पार्टी से वापस चला जाता है। अब देखो एक और फनी सीन आएगा, द कन्फ्यूज बैंड्समैन, और जो अभी तक कन्फ्यूज थे भाई बैंडमैन, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था ना, जिस टाइम की स्टोरी स्टीरियोटाइप दिखा रहे कि भाई किसी ने, लड़की ने बोला और शादी नहीं हुई, ऐसा कुछ थॉट, उन्होंने सोचा दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी, की शादी खत्म हो गई है।
एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, और वो एक क्लोजिंग सॉन्ग बजाते हैं, मतलब विदाई का गाना बजा देते हैं. रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड. रामलाल बिल्कुल जमीन के पास धंसकर बिल्कुल खड़ा है. हिज हेड बॉड लो, और उसके सिर झुका हुआ है. विद द वेट ऑफ ग्रीफ, और उसका सिर किससे झुका हुआ है? सैडनेस से और शेम से उसका सिर झुका हुआ है. द फ्लेम्स ऑफ सेक्रेट फायर, जो फ्लेम्स थी, आग की लपटें थी उस पवित्र आग की, स्लोली डाइड डाउन, और वो अब बुझ चुकी थी, धीरे धीरे खत्म हो चुकी थी. एवरीवन वॉज गॉन, सब चले गए थे. रामलाल टर्न टू भोली. रामलाल मुड़ता है भोली की तरफ और कहता है, बट वॉट अबाउट यू, तुम्हारा क्या? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा. व्हाट शैल वी डू विद यू, हम तुम्हारा क्या करेंगे? सुलेखा मतलब वही भोली. अब देखो, अब लास्ट में उसका नाम यूज किया है जब वो बोल्ड है. तो सुलेखा सेड इन अ वॉइस, एक आवाज में कहती है, दैट वॉज काम एंड स्टेडी, और बिल्कुल शांत आवाज में अपने पापा को कहती है, डोंट यू वरी पिताजी, आप चिंता मत करो पिताजी. इन योर ओल्ड एज, आपकी बुढ़ापे के टाइम पर, आई विल सर्व यू, मैं आपको और आप मदर को सर्व करूँगी, मतलब आपकी सेवा करूँगी. एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और मैं उसी सेम स्कूल में पढ़ाऊँगी, वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा. इजन दैट राइट मैम, और पीछे उसकी जो मैम खड़ी होती है कॉर्नर में सेम में, तो वहीं पर वो कहते कि सही नहीं है मैम. द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर, जो टीचर अभी तक पूरी तरीके से खड़ी थी, चुप थी कॉर्नर में, वॉचिंग द ड्रामा, इस ड्रामा को देख रही थी, वो रिप्लाई देती, येस भोली ऑफ कोर्स, हाँ भोली क्यों नहीं, शी रिप्लाइड. और ये देखो कितनी अच्छी लाइन है, इन हर स्माइलिंग आइज, उसकी मतलब चमकती हुई मुस्कुराती हुई आँखों में, उस टीचर की मुस्कुराती हुई आँखों में, वॉज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन, एक चमक थी, एक लाइट थी, एक द सेटिस्फैक्शन की, दैट एन आर्टिस्ट फील, जो एक आर्टिस्ट फील करता है व्हेन कंप्लीटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस. फॉर एन एग्जाम्पल, तुम एक पॉटर हो, और तुम कोई पॉट बना रहे हो, और तुम चाहते हो एक बहुत अच्छा पॉट, एक बहुत अच्छा घड़ा या बहुत अच्छा मिट्टी की कोई चीज़ बनाओ, और एट द लास्ट जब तुम इतनी मेहनत के बाद उसको कंप्लीट कर देते हो, और कोई उसकी तारीफ करता है, और आप देखते हो कि वो कितना अच्छा अप्रिशिएट किया जा रहा है लोगों के थ्रू, तो आप क्या फील करते हो? एक सेटिस्फैक्शन फील करते हो कि बस आपको यही चाहिए था, जो अब आपको क्या है, मिल चुका है. इसी तरीके से उसके टीचर ने भी उस टाइम पर क्या फील करा? वही सेम कंटेम्पलेशन फील करा, सेटिस्फैक्शन का, जो उसको करना चाहिए था. तो इस तरीके से हमारी जो स्टोरी है वो पूरी की पूरी ख़त्म होती है. तो ये स्टोरी मतलब काफ़ी अच्छी स्टोरी है, इससे आपको स्टीरियोटाइप्स और इन सारी चीज़ों का क्या करता है, पता चलता है.